2017 से पहले आप राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे और नोटबंदी के दौरान आपने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ये मोदी मुर्दाबाद के नारे किसने सुने? ये आपका एक वीडियो हमने जो कि दिखाया है उस पर हमने उसको निकालिए, आप हमको भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, आपको हम शूट के बाद जरूर दिखाते हैं कि हम सरकार आ गई तो हम हर महिला को प्रति महीना 10,000 रुपए की। देखिए, राहुल जी बहुत समझदार व्यक्ति, उनको पता था कि हमारी सरकार आनी नहीं। ऐसा वादा करो जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो। परिवारवाद, वंशवाद, ये जितनी भी पार्टियां सब परिवारवाद। मोदी जी, योगी जी, आप तो वो प्रश्न कह रहे हैं कि दोनों आंखों में एक आंख चुनो। पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप। लोग हमेशा दल बदलते हैं विपक्ष से सत्ता में आने, लेकिन मैंने विपक्ष में एक प्रमुख विपक्षी दल, सशक्त विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कमजोर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, मेरा मानना है कि कोई धर्म बुरा नहीं। जब आप संवैधानिक बनता है। 2017 में विकास हुई गिरफ्तारी के समय उन्होंने आपका और भगवती प्रसाद का नाम लिया था, ये कहते हुए कि आपको उनसे मदद मिलेगी। तुम कमल का बटन दबाओगे और उधर सीमा पे जब तुम्हारा जवान खड़ा है, जब उसके ऊपर साथियों पत्थर फेंका जाएगा, जब उसके ऊपर गोली चलाई जाएगी, तो गोली का जवाब वो गोले से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करेगा। ये बात आज मैं साथियों आपके बीच में कहना चाहता हूं। नमस्कार, मैं आकाश भारती स्वागत करता हूं हमारे चैनल आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स में। आज हमारे साथ विधायक बिठूर माननीय अभिजीत सांगा जी हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये टीम 4500 क्या है? ये नाम तो ये भी नहीं बता सकते कहाँ से आया जी। नौजवान है, कोई ना कोई नाम अपनी पूरी आजकल जो यूथ के अंदर एक भाव रहता है कि लोगों को संगठित रहना है जी, तो कहीं ना कहीं एक विचार वाली जो एक समूह को, जिसको हम लोग टीम कहते हैं जी, उसी को नौजवानों ने टीम 4500 नाम दे दिया है। अब ये जो नौजवान आपके साथ जुड़े हैं, इसका क्या भाव, ये कैसे जुड़े हैं आपसे? नौजवान आपसे हुनर खरीद रहे हैं, इसके क्या कारण है? नौजवान कहीं ना कहीं हर वर्ग का नौजवान जी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी वर्ग का नौजवान जी, उसके मन में भाव है, वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो वो देखता है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको बताता है, मेरे पास आता है, उसके मन में ये विश्वास रहता है कि नहीं भैया से, अगर भैया हमारी उम्र के हमसे थोड़े बड़े हैं तो हमारी बात को समझते हैं जी, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। तो वो भाव कहीं ना कहीं रिश्तों को और प्रगाढ़ करता जा रहा है, और कहीं ना कहीं काम और विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसमें हम लोग उस अभियान में लगे हैं, तो वो टीम को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं। जो आपका क्षेत्र है बिठूर, ये क्षेत्र कितना बड़ा है? देखिए, ऐसे तो क्षेत्रफल में अगर आप देखेंगे तो लगभग गंगा और यमुना जी के बीच का बीघा है जी। ये हमारी बिठूर विधानसभा का एक बहुत बड़ा कानपुर जनपद का भाग है, बिठूर विधानसभा कहलाता है जी, जिसमें लगभग 3 तहसीलों का क्षेत्र आता है, अनेकों थाने आते हैं, एक वृहद क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर लंबा, 30-40 किलोमीटर चौड़ा जी, कानपुर के जनपद की शहर के चारों तरफ फैला हुआ एक ग्रामीण क्षेत्र। तो इतने बड़े क्षेत्र को आप एक विधायक के रूप में कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, शुरुआत में तो हर चीज कठिन है जी। जब बच्चा 10th में होता है तो उसको लगता है 12th कैसे करें, जब 10th का सिलेबस इतना कठिन है 12th का कितना कठिन, लेकिन जब वो 12th में पहुंचता है तो वो भी उसको धीरे धीरे आसान लगता है। तो वही है कि शुरुआत में लगता था विधानसभा बहुत बड़ी है, लेकिन आज ये विधानसभा एक परिवार के रूप में हमको दिख रही है। मुझे नहीं समझ में आता
बिठूर से निकलता हूँ, कब मैं भीतरगांव पहुंच जाता हूँ, कब मैं साहा क्षेत्र पहुंच जाता हूँ, कब मैं बिजनौर पहुंच जाता हूँ, कब मैं बिलहर पहुंच जाता हूँ, कब मैं कठारा पहुंच जाता हूँ, कब मैं पाली पहुंच जाता हूँ। ये फिंगर्स में टिप में हम लोगों के बिल्कुल रट गया है। आज 2010 से जब से विधानसभा का निर्माण हुआ है जी, परिसीमन के बाद, तब से इस विधानसभा को मैं सब लगा, उसका कहीं ना कहीं जो परिवार के भाव में अब ये महसूस ही नहीं होता कि विधानसभा इतनी बड़ी है। घर जैसा लगने लगा मतलब। बिल्कुल घर परिवार। पहली बार राजनीति में कब आए और कैसे आए? देखिए 2005 में पंचायत चुनाव आए जी, ये मेरा सौभाग्य है, सहयोग है। जी। उसी दौरान मैं 21 वर्ष पूरा हुआ और हमारी वाली जो जिला पंचायत सीट थी वो सामान्य हुई। चुनाव लड़ने का अवसर मिला, चुनाव लड़े, बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा अंतर से चुनाव जीते। एक शुरुआत हो गई, सामाजिक जीवन राजनीति करने का मौका। पहले जो आपकी राजनीतिक पार्टी थी वो कौन सी थी? देखिए शुरुआत में क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं निर्दलीय, इसमें दलों का समर्थन होता है। अध्यक्ष का क्योंकि हमारे चाचा स्वर्गीय श्रवण कुमार सिंह के ही मार्गदर्शन में हम राजनीति करते थे जी, वो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते थे, हम उनके साथ थे। तो उस दौरान समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया, समाजवादी पार्टी के साथ रहे। लेकिन 2010 आते हैं समाज यहाँ पर समाज पार्टी की सरकार की बहुत अनेकों घटनाक्रम यहाँ पर हुए, जिस वजह से समाजवादी पार्टी में रहना मैंने सही नहीं समझा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को मैं न्याय नहीं दिला पा रहा था, उनकी मैं मदद नहीं कर पा रहा समाजवादी पार्टी के अधूरी राजनीति की वजह से, मुझे समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी और कांग्रेस पार्टी को उस दौरान जो बहुत कमजोर पार्टी, आज भी कमजोर ही है हमारे उत्तर प्रदेश में जी, लेकिन उसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद निरंतर उस पर काम किया। जैसा कि आपने अभी बोला कि अंदरूनी राजनीति, तो समाजवादी पार्टी में किस तरह की अंदरूनी राजनीति होती थी? और पुरानी बातें हैं, उस समय का कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिस वजह से मुझे समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जी, लोग हमेशा दल बदलते हैं विपक्ष से सत्ता में आने के लिए, लेकिन मैंने विपक्ष में एक विपक्ष प्रमुख विपक्षी दल, सशक्त विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कमजोर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जिसकी राजनीति मैंने शुरू की थी, जिसमें मुझे उम्मीद थी कि नौजवानों को यहाँ मौका मिलेगा और मेरे साथ जुड़े हुए हम सभी नौजवानों को उनका हक और अधिकार और राजनीति में उनकी पहचान दिला पाएंगे। कुछ क्वेश्चन है आपकी विधानसभा के हैं, कुछ इन्वेस्टर्स की हैं। आपकी माता जी भी ब्लॉक घूम रही हैं, उनके राजनीति में होने का आपके करीब पर क्या प्रभाव पड़ा? ये वो नगर पंचायत अध्यक्ष जी, आज भी जी, और मेरे चाचा ब्लॉक घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से परिवार में बचपन से जब हमारा पालन पोषण होता रहा, इसी वातावरण में हम लोग रहे हैं, तो वो संस्कार हम लोगों के रक्त में आते हैं और कहीं ना कहीं किस तरह समाज में अपने से बड़ों के साथ हमको व्यवहार करना चाहिए जी, किस तरह पीड़ित और कमजोर की आवाज बनना चाहिए, ये मैंने बचपन से ही देखा और जाना है, उसी रास्ते पर चलने का प्रयास किया। तो आपको मतलब बचपन से ही राजनीति करनी थी या फिर और किसी सेक्टर में जाना था, जॉब वगैरह? ऐसा नहीं है, पहले तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जी, मैं तो BCA कर रहा था, मैं ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती थी, चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद जरूरी तय कर लिया था कि अब विधानसभा का चुनाव लड़ना है और विधायक बनना है। बिठूर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने सबसे महत्वपूर्ण काम कौन कौन से किए? देखिए जब विकास की बात होती जी, एक जनप्रतिनिधि से अच्छे और काबिल जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा मापदंड उसका विकास कार्य जी। क्षेत्र में जब मैं विधायक बना, मुझे टूटी हुई सड़कें मिली, ऐसे गांव मिले जहां पर लाइट नहीं थी, जहां पर खंबा, बिजली, तार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत से ऐसी योजनाएं थी जो लटकी हुई थी, लेकिन मैंने विधायक बनने के बाद, ये मेरा सौभाग्य है
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज पूरे बिठूर विधानसभा में बड़ी बड़ी सड़कें, जो मुझे लगता है कि करोड़ों की लागत से, सैकड़ों करोड़ों की लागत से बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर जी हमारे सारा क्षेत्र में आज बन करके तैयार है। हमारा मेगा लेदर क्लस्टर, जिसमें बहुत व्याधियां दिक्कतें थी, वो भी लगभग दूर होने जा रही है। इसके अतिरिक्त रिंग रोड, जो कानपुर की लाइफलाइन आने वाले समय में बनने जा रही है, जो बिठूर विधानसभा में 70% एरिया हमारे बिठूर विधानसभा क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी सड़कें हमारे यहाँ, जैसा मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा कल्याणपुर बिठूर मार्ग जी आज हमारा सरैया से लेकर के गंगा बैराज होते हुए जो चौड़ा रोड जा रहा है, लगभग 150 करोड़ की लागत का। इसके अतिरिक्त हमारा किसान नगर बिठूर मार्ग, हमारा रमईपुर सचेंडी होते हुए रंजीतपुर मार्ग जी, हमारा भौती से भीमसेन वाला मार्ग, हमारा भौती से भौती खेड़ा होते हुए सुनार वाला मार्ग। ये जो मैं मार्ग आपको बता रहा हूँ, ये 30-30 करोड़ की लागत के मार्ग है, 50-50 करोड़ की लागत के मार्ग। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे मार्ग बने हैं, चाहे वो सरिंगवा पिपरगवा मार्ग हो, चाहे गल्ला मंडी से नगवा वाला मार्ग हो। ये अनेकों ऐसे काम हैं जो क्षेत्र में हो चुके हैं, जो आज से जब हम कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं 2017 के बिठूर के पहले के बिठूर से और आज के बिठूर जी, तो जमीन आसमान का। नई योजना क्या है बिठूर विधानसभा में? बिठूर में देखिए, नई योजना ये है कि अभी जब ये हमारा रिंग रोड बन करके तैयार हो जाएगा, तो इसके बाद में भी जो संपर्क मार्ग है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आने जा रही है। उन संपर्क मार्गों को फिर से सुंदर बनाना, क्योंकि रिंग रोड एक बहुत बड़ा निर्माण है, और जिसके निर्माण होने में हमारा बहुत सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो उसको भी हम लोग निकाली है, बाकायदा शासन स्तर में बातचीत है, वो मार्ग दोबारा बनेंगे जी। इसके अतिरिक्त मेगा लेदर क्लस्टर को हम लोग बहुत जल्दी उसको जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी मोटी काफी थी दूर होने जा रही है जी। हमारा जो डिफेंस कॉरिडोर में कुछ और क्षेत्र है जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, नोटिफिकेशन होने जा रहा है, उसकी सीमा को और बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बिठूर के लिए एक अलग से, जैसे गोमती रिवर फ्रंट है जी, ऐसे एक प्रस्ताव हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। किसी रिंग रोड से हमारे बिठूर के लिए भी एक रिवर फ्रंट है। नए युवाओं के लिए क्या क्या योजना है बिठूर विधानसभा के लिए? ठीक है, युवाओं के लिए तो जो हमने आपको बताया डिफेंस कॉरिडोर, मेगा लेदर क्लस्टर जी, इनमें जब उपक्रम आएंगे, उद्यम लगेंगे, तो निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिठूर महोत्सव में कई नामचीन कलाकार बुलाए आपने, जैसे कि मैथिली ठाकुर, कैलाश खेर को भी आपने आमंत्रित किया। ये महोत्सव क्या है और इसका उद्देश्य है? देखिए, महोत्सव का उद्देश्य यही है, जितने भी आपने देखा होगा पूर्व की सरकार जी एक महोत्सव होता था, सैफई महोत्सव, अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहचान और भी है। उत्तर प्रदेश की पहचान काशी भी है, उत्तर प्रदेश की पहचान अयोध्या भी है, उत्तर प्रदेश की पहचान मथुरा भी है, उत्तर प्रदेश की पहचान हमारा बिठूर भी है। तो जो हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्था का केंद्र जो ये क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जरूर महोत्सव होने चाहिए। और मेरा तो मानना है हर जनपद में महोत्सव होने चाहिए, जिस माध्यम से वहाँ की संस्कृति से, उत्तर प्रदेश की संस्कृति से पूरा उत्तर प्रदेश एक दूसरे से रूबरू हो, एक उत्साह और उल्लास का वातावरण, माहौल बने, और वर्ष में एक बार इस उत्सव के माध्यम से पूरे जिले में एक उत्साह का वातावरण बनाया जाए। तो महोत्सव कब रहेगा? महोत्सव कब कराने की? देखिए, हमारा प्रयास है, अभी हम परसों मिले पंडित जी से और तो मैंने पत्र भी दे दिया है जी, और उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी डेट हो जाएगी। आपके ऊपर कई गंभीर धाराएं हैं, हत्या के लिए, अपहरण की, 3 से अधिक अवैध कैद और आपराधिक अतिक्रमण जैसे मामले। इन सभी मुद्दों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया है? क्या लगता है, ये राजनीतिक प्रेरित है या कोई उद्देश्य है किसी के लिए? न्यायपालिका के हर निर्णय को हम से बधाई जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज की तारीख पे न्यायपालिका के माध्यम से, विभिन्न न्यायालयों से इन सभी मुकदमों में दोष मुक्त हो चुका हूँ जी। आज की तारीख में मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं। ये जो FIR है, मैं क्योंकि हमेशा विपक्ष में रहा हूँ
और विपक्ष में पूर्व की सरकार में, खासतौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये पुलिस को ये लोग हथियार बना करके अपने विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का काम किया। मैंने कभी इनके सामने घुटने टेकने का काम नहीं। उसी का नतीजा है कि विभिन्न धाराओं में, विभिन्न मुकदमों में लोगों ने मुझे फंसाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता सत्य परेशान हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता। अनेकों न्यायालय में मेरे घर में प्रचलित हुए, चले, उन पर कहीं ना कहीं विवेचना हुई और सब में मुझे दोष मुक्त न्यायालय ने मुझे साबित किया। हाल ही में एक मामला सामने आया था, आपने 25,000 के इनामी अपराधी को छुड़ाने के थाने में हंगामा किया था, इस पर आपकी क्या सफाई है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ और जो मेरा उत्तर है तब भी वही था, आज भी। वो 25,000 का इनामी नहीं था जी, वो आज भी नहीं, वो जमानत पर है, घर पर है, खुलेआम रह रहा है। अपराधी बनाने में पुलिस से जल्दबाजी हुई, उसका जो इनाम खुलने में पुलिस से जल्दबाजी हुई। नीचे के कुछ पुलिसकर्मियों ने ऊपर के कुछ आला अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया था, जिसकी आवाज मैंने बनने का काम किया था, जिसकी मैंने मदद करने का काम किया। आपके मंडलायुक्त कैंप ऑफिस को गंगा जल से पवित्र करने का लेकर काफी विवाद हुआ, ये बयान को क्यों दिया था, आपको क्या लगता है, ये गलत संदर्भ लिया गया? ये आप शायद कमिश्नर, पूर्व कमिश्नर इसकारुद्दीन के विषय की बात। जी 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 जी। वो तत्कालीन एक मामला आया था, उस समय शायद मीडिया ने उससे पूछा था, तो मैंने जवाब दिया था कि वो अपने यहाँ कुछ धर्मांतरण जैसे कुछ कार्यक्रम वो कर रहे हैं, जिसके कुछ वीडियो जारी हुए थे जी। तो मेरा मानना है कि देखिए, कोई धर्म बुरा नहीं। जब आप संवैधानिक पद पर हैं जी, तो आपके लिए आपके सरकारी कार्यालय का उपयोग आप इन सब चीजों के लिए नहीं कर सकते। आप अपनी धार्मिक गतिविधि आप अपने घर में करिए, अपने इबादत गाह में जाके करिए, अपने मस्जिद में करिए। आप सरकारी ऑफिस का उपयोग आप इन सब कामों के लिए नहीं कर सकते। एक सब्जी विक्रेता ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मौजूदा चर्चा हुई, आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है इस मुद्दे की राजनीति हो रही है? देखिए, वो गलत विषय था और कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ, उस सब्जी विक्रेता के साथ गलत हुआ था। आत्महत्या करने से पहले उसने बयान दिया था जी, जिसका संज्ञान मैंने पुलिस के कुछ अधिकारियों तक ले जाने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ले जाने का काम किया, जिस पर उचित कार्रवाई भी कर दी है। FIR भी की गई, उन पर जो दोषी अधिकारी कर्मचारी उन पर भी कार्रवाई की गई। तो ये ऐसे विषय तो मुझे उठाने पड़ते हैं, उठाता रहता हूं। 2017 में विकास दुबे गिरफ्तारी के समय उन्होंने आपका और भगवती प्रसाद का नाम लिया था, ये कहते हुए कि आपको उनसे मदद मिलेगी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2017 का जहाँ तक शायद ये वीडियो, और ये वीडियो जारी हुआ था 2020 जब वो वाला घटना हुआ जी, पुलिस मुठभेड़ वाली। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिसकी सरकार और जब कोई इस तरह के अपराधी या कोई इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जरूर लेते हैं जिससे उनका तत्काल में कोई इनकाउंटर बच सके या किसी तरह तत्काल में उनको राहत मिल सके जी। तो हो सकता है इस तरह का बयान दिया हो। 3 साल पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई माई का लाल में दम हो तो ताजिया निकाल के दिखा दे, ये आपने बयान दिया था, इस पर क्या? देखिए, रमाईपुर में एक क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम पक्षों में एक क्षेत्र विशेष को लेकर के विवाद था। वहां पर ये विवाद नहीं था कि ताजिया निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए जी, उस विवादित स्थल को लेकर के विवाद था। वहां कोई हिंदू मुस्लिमों में ये तनाव नहीं था जी आप ये ताजिया ना निकालें। उस विवाद को दोनों पक्षों को बैठा करके उसका समझौता करा दिया गया। आज वो विवाद शांत हो चुका है। 2017 से पहले आप राहुल गांधी के करीब माने जाते थे और नोटबंदी के दौरान आपने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अचानक से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के शरण में जाने का क्या कारण है? ये मोदी मुर्दाबाद के नारे किसने सुने? ये आपका एक वीडियो हमने जो कि दिखाया है, उस पर हमने दिखा दिया जी, आपको भी दिखा जी बिल्कुल, आपको शूट के बाद हम दिखाते हैं आपको, उसको आप दिखाइए। इस तरह के जो वीडियो की जो बात हो रही है
ये कहीं शायद गूगल में कहीं कुछ लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल न्यूज आप- आप रहे हैं। हाँ, लेकिन आज तक कोई वो वीडियो नहीं दिखा पाया, ना आज तक ऐसा कोई प्रमाण है। ये कहीं ना कहीं विपक्षियों के माध्यम से आरोप इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। वो तो जब इस तरह की परिस्थिति बनती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, इस पूरे क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। 3 साल तक इनको अध्यक्ष नहीं मिला बनाने के लिए। जब हमने बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, जिला पंचायत सदस्य थे कानपुर ग्रामीण क्षेत्र में, सबने उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो वो तो अब कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पे नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो चुकी है। आपकी नजर में भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में उसके बदलाव में कैसे कर रहे हैं? देखिए, आज विदेशों में अनेकों लोग हमको जो ऐसे एनआरआई परिवार हैं या इस तरह के लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जो चर्चा करते हैं, सबसे बड़ा एक हमारे जो भारतीयों को जो सम्मान मिला है कि आप देश पूरे विश्व में कहीं भी जाए आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। एक भारत को बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो तरजीह दे रही हैं, सम्मान दे रही हैं, महत्व दे रही हैं, ये मोदी जी की वजह से। और कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं 2014 से आज अपना 24 की जो स्थिति है जी, कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर राजनीति के मुद्दों की दिशा बदली जा सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो सूचना के तंत्र है जी, जो सूचना के प्लेटफॉर्म्स, अब हिस्ट्री उठा के देखिए, ये समय समय पर बदलते रहे। कभी हम लोग न्यूज पेपर से डिपेंड थे, कभी कभी न्यूज चैनल से डिपेंड हो गए जी। आज कहीं ना कहीं न्यूज सूचना का जो हमारे पास जो साधन है वो सोशल मीडिया है। आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टा है, ट्विटर। अब ये सूचना प्राप्त करने वाले के ऊपर है और सूचना देने वाले के ऊपर है, वो कितना effective है, इस पर हमको आपको विचार करना होगा। इसमें पॉजिटिव चीजें भी है, निगेटिव चीजें, ये समीक्षा हमको आपको करनी। उस तरीके से आप ले सकते हैं उसको, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। आप कौन सी सूचना ग्रहण कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे का एक बयान है, हमने चुनाव जीतने के लिए कुछ वादे भी किए जो पूरे होना संभव नहीं थे और कुछ मुमकिन वादे भी किए। क्या आपको लगता है चुनावी वादों की ये प्रवृत्ति जनता के साथ एक प्रकार का छलावा है? देखिए, मैनिफेस्टो की यहाँ तक बात जी, जनता से समझदार, जनता को जनार्दन कहा गया है, जनता को भगवान की संज्ञा दी गई। लोकतंत्र में तो लोक ही तंत्र है, जनता ही तंत्र। तो जनता को जिसने ये समझाने की कोशिश की कि ये कुछ वादे पूरे हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, तो क्यों आपने मैनिफेस्टो में दी? होती है गलतियां, सबसे होती है, लेकिन प्रयास पूरा करना चाहिए। मैनिफेस्टो में जो वादे आपने जनता से किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास हमको आपको करना चाहिए। मुझे याद है 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करें। जैसे ही सरकार बनी, कैबिनेट की पहली बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। तो जो वादे आप करें उसको पूरा करें। इन्होंने राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि हम सरकार आ गई तो हमारी हम हर महिला को प्रति महीना 10,000 रुपए की। देखिए, राहुल जी समझदार व्यक्ति, उनको पता था कि हमारी सरकार आनी नहीं। ऐसा वादा करो जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो वादा किया वो पूरा कर। हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्रेंडिंग लेकर आते हैं। क्या आप बिग बॉस देखते हैं? नहीं देखते हैं। आपके अनुसार टीवी और फिल्में का इंसानों पर क्या असर होता है? क्या समाज सकारात्मक बदलाव यानी मददगार साबित होते हैं? ये ऐसा है, आपकी चॉइस है। आप एपिक मूवी देख रहे हैं, आप फैंटेसी देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आप अपनी हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हर तरह की मूवीज, एक अच्छी से अच्छी, मैं तो बहुत ही
अच्छी कोई मूवी होती है तो जरूर देखता पसंदीदा मूवीज वगैरह कौन सी हैं आपकी जो आपको लगता हो इस मूवी को देख के बोर नहीं होंगे जितने बार देखें? हूँ। मैंने लास्ट में शायद तानाजी देखी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। हॉलीवुड मूवीज बिल्कुल नहीं देखते। टाइम नहीं। अब आपके साथ हमें रैपिड फायर गेम खेलेंगे। आपको इंस्टेंट मोदी जी या योगी जी? आप तो वो बस कह रहे हैं कि दोनों आंखों में एक आंख हो। अब कोई कहेगा कि मैं एक आंख के वजह से रहूंगा, मुझे दोनों चाहिए भाई। 3 शब्दों में अपने विपक्ष को कैसे वर्णन करेंगे? 3 शब्दों में अपने विपक्ष का वर्णन करेंगे। अच्छा, 3 शब्दों में। जी। भ्रमित, विपक्ष भ्रमित। 3 शब्दों में, 2 शब्दों में। 2 शब्द में, एक तो भ्रमित हो गया, वो कठोर शब्द में बोलना नहीं चाहता, ऐसे शब्द बोलना चाह रहा हूँ जिससे कम से कम मर्यादा भी बनी रहे। को क्या कहा जाए? हिंदी की भ्रमित, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश को बहुत पसंद नहीं करता, नकल नहीं करती, इंग्लिश आप ही सब है। देखिए, एक तो जो आप नेपोटिज्म जिसको बोलते हो, इसके इसके नेपोटिज्म सब बॉलीवुड से है, लेकिन सही मायनों में पूछो तो इसको सबसे ज्यादा इसका उपयोग पॉलिटिक्स में, परिवारवाद, वंशवाद, ये जितनी भी पार्टियां सब परिवारवाद। एक तो ये भ्रमित है, दूसरा परिवारवाद। ठीक है, भ्रमित है, परिवारवादी है। दूसरा जो एक शब्द आपने सुना होगा, तुष्टीकरण। जी। तो ये जो तुष्टीकरण एक शब्द है, ये भी मैं इन्हीं को देना चाहूंगा। यहाँ न्याय की बात, अगर किसी मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल हम सबको उसके साथ, लेकिन किसी का हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग क्या इसलिए उसके साथ खड़े हो क्योंकि कोई मुस्लिम उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो ये भी तुष्टीकरण शब्द, एक भ्रमित और एक परिवार, इसी में पूरी ये विपक्ष फंसा हुआ है। राहुल गांधी या अखिलेश यादव? राहुल गांधी या अखिलेश यादव? आप अच्छा पूछ रहे हैं कि मैं आपको चूज करने के लिए बोल रहा इन हूँ। दोनों में क्या दें, कैटेगरी दें, हम 1 2 करें? जी 1 to 1 करिए इसको। इसमें 1 2 में 1 में राहुल गांधी। प्रधानमंत्री बनने के लिए बेहतर कौन, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? और बेहतर प्रधानमंत्री भविष्य में कौन बन सकता है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? किस देश का? भारत देश का। कोई नहीं है, सोचे और कोई देश में अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप प्रेजेंट टाइम पर कौन सा पैसा चूज करते हैं, फिर क्या होते हैं आप राजनीति में? ये कभी विचार ही नहीं कर पाए, कुछ और चाहता ही नहीं, और कुछ आता ही नहीं है आपको? समाज में रहने के अलावा कभी हम सोचते हैं कि ये जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, सोशल लाइफ, इसके अलावा तो हमको कुछ आता ही नहीं। अब इसी से कुछ जोड़ के कुछ किया जाता, कुछ ना कुछ तो किया जाता, लेकिन दो ही जो इंटरेस्ट की यहाँ तक बात है जी। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। पसंदीदा फिल्म, बॉलीवुड फिल्म? पसंदीदा फिल्म ट्रेनिंग पर आपको जो पसंद है ऐसी कोई? मूवी आई थी
वास्तव। वास्तव। पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर? पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर अमिताभ। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस इस समय तो कोई ऐसा हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। पसंदीदा खाना आपको कौन सा पसंद है जिसको आप पसंद करते हैं? घर का दाल। घर की दाल। अगर आप एक दिन के लिए पीएम बन जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे आप एक दिन के लिए अगर यही PM राहुल और अखिलेश वाला एप्लीकेशन मिल जाए। नहीं नहीं, ये हम लोग एक्सेप्शनल केस हो गया, इन केस कभी आप बनते हैं हाँ। इसमें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम ये करेंगे जी। कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं कि हर काम स्लो होता है। उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए काम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको जो न्याय मिल पा रहा है, उसको जो उसके जो काम हो पा रहे हैं जी। उसके जो डिसीजन हो पा रहे हैं वो थोड़ा डिले होते हैं, देर होती है। आज अगर वो चाह रहा है तो उसकी एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, 15 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, इस हर चीज के टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी एप्लीकेशन लग गई 2 साल तक निस्तारित नहीं हो पा रही है, ये नहीं होना चाहिए। वीरता पुरस्कार या लंबा अवकाश, किसे चुनेंगे आप? वीरता पुरस्कार। बीजेपी के अलावा अगर प्रेजेंट टाइम पर कोई पार्टी आपको चुननी पड़े तो कौन सी चुनेंगे? कोई ऐसी पार्टी। कोई सी पार्टी। पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? लल्लन टॉप। लल्लन टॉप। किसी ऐसी विषय पर बहस करी हो जो आमतौर पर आपने नजरअंदाज किया है, कभी हुई हो जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया हो? ऐसा कुछ याद नहीं। आपका सबसे कोई ऐसा कोई मतलब रहा हो कभी भविष्य में, और भविष्य में या फिर जिससे आप बहुत ही ज्यादा मिलना चाहते हो, कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मिलना चाहते हो, कोई एक्टर है या फिर कोई पॉलिटिशियंस हो या कोई इंटरनेशनल लीडर है जिनसे आप कभी मिलना चाहें? मोदी जी से। मोदी जी से। उनसे कुछ चर्चा करना चाहिए। पसंदीदा गाड़ी कौन सी है आपकी? पसंदीदा गाड़ी? आपको गाड़ियों का शौक है काफी? इंडियन गाड़ी है डिफेंडर। डिफेंडर। हाल ही में आपने खरीदी भी उसको? कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार हमारे चैनल भी आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स को फॉलो करें और हमारे देखिए इसको। देखिए भाई, मैं तो शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ अपने भाई आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स, आज हम लोगों ने चर्चा भी की है और मैं आप सबसे कहूंगा कि इसको फॉलो करें।